और मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी। और अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे कि कमोडिटी मार्केट में इस वक्त किस तरह का ट्रेड हो रहा है, कहां पर एक्शन है और वहां पर रणनीति क्या होनी चाहिए, ये भी आज हम शो में बात करेंगे। इसी के साथ ही साथ फोकस हमारा रहेगा मॉनसून की चाल पर भी। मौजूदा मॉनसून सीजन में अगर हम देखें तो जो शुरुआत हुई है वो हल्की कमजोरी के साथ हुई है, सामान्य से कम बारिश देखने को मिल रही है। तो इस पर हमारे साथ IMD के एक स्पीकर भी जुड़ेंगे जो कि आपको बताएंगे, जिनसे कि हम समझने की कोशिश करेंगे कि आगे मॉनसून की चाल कैसे रह सकती है। लेकिन चलिए सबसे पहले कमोडिटी मार्केट पर नज़र डाल लेते हैं और जो जहां पर एक्शन दिख रहा है इस वक्त उन पर एक एक करके बात कर लेते हैं। कमोडिटी मार्केट की जो बड़ी खबर है उसमें सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे नॉन एग्री कमोडिटी से। सोने में आज अगर बात करें तो फिर कमजोरी का रुख ही देखने को मिल रहा है। करीब 150 रुपए की गिरावट के साथ MCX पर सोना 50,500 रुपए के पास है। इसके अलावा चांदी की भी जो शुरुआत है वो भी हल्की कमजोरी के साथ हुई है। फेड का सख्त रुख देखने के बाद हम देख रहे हैं कि बुलियन मार्केट में कमजोरी है और MCX पर चांदी का जो भाव है वो 60,000 के पास पहुंच चुका है। क्रूड ऑयल में भी हल्की यहाँ पर तेजी आई है। अगर बाकी दिनों से कंपेयर करें तो बीच में नरमी आई थी, लेकिन मामूली तेजी के साथ इस वक्त कच्चा तेल भी कारोबार कर रहा है। ब्रेंट क्रूड इस वक्त देखेंगे तो भाव $122 के करीब है और यहाँ पर ग्लोबल सप्लाई की चिंता बनी हुई है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं क्रूड में तेजी देखने को मिल रही है। नेचुरल गैस पर आए तो MCX पर हल्की तेजी है, भाव 680 के करीब इस वक्त कारोबार कर रहा है। अब अगर मेटल्स पर आते हैं तो मेटल में भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी मिला जुला कारोबार देखने को मिल रहा है। मेटल्स में भी कॉपर में देखेंगे तो इन्वेंट्रीज में करीब 19% का इजाफा हुआ है। इस वजह से यहाँ पर मामूली नरमी देखने को मिल रही है और भाव 760 के करीब इस वक्त दिखाई दे रहा है। जिंक में हल्की तेजी का रुख है, भाव 315 के ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहा है। अब आते हैं एग्री मार्केट पर और यहाँ पर हम देखें तो एग्री मार्केट में इस वक्त मेंथा ऑयल कम उत्पाद मांग ज्यादा इस वक्त दिखाई दे रही है, इस वजह से एक तेजी आई है। भाव 1035 के ऊपर मेंथा ऑयल का दिखाई दे रहा है। कॉटन में भी हल्की तेजी देखने को मिल रही है। 2022-23 में उत्पादन अनुमान से ज्यादा हुआ, भाव 47,000 के ऊपर इस वक्त कॉटन का दिख रहा है। मसाला में अगर हम देखेंगे तो आज चौतरफा दबाव देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हल्दी में अगर नजर डालेंगे तो यहाँ पर भी हल्का दबाव है और इनफैक्ट दायरे में कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा। भाव 8,000 के करीब इस वक्त है। जीरा NCDX पर भाव इस वक्त 21,100 के पास दिखाई दे रहा है। धनिया में अगर देखेंगे तो स्थिर एक्सपोर्ट है, कम उत्पादन, भाव 11,300 के ऊपर इस वक्त दिखाई दे रहा है। कैस्टर में हल्की तेजी दिख रही है, NCDX पर भाव 7,400 के करीब है। तो ये हमने आपको बताया एग्री और नॉन एग्री कमोडिटीज में इस वक्त किस तरह का एक्शन दिख रहा है और एक एक करके हम आपसे हमारे एक्सपर्ट से भी समझेंगे कि वहां पर रणनीति क्या अपना के चलनी चाहिए। तो चलिए शामिल कर लेते हैं सभी एक्सपर्ट्स को। हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज के सुनील कटके जी मौजूद हैं, HDFC सिक्योरिटीज से तपन पटेल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं और आनंद राठी सिक्योरिटीज से जिगर त्रिवेदी जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सुनील, सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो सोने चांदी में अपनी राय दीजिए, क्या करना चाहिए यहाँ पर? आज हल्की नरमी देखने को मिल रही है, चांदी में भी जो शुरुआती चमक थी वो भी फीकी पड़ते हुए दिखाई दे रही है। इस वक्त किस तरह का ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि उतार चढ़ाव काफी बना हुआ है? जी नमस्कार। मुझे लगता है मिक्स्ड सेंटिमेंट्स हैं प्रेशियस मेटल्स को लेके। एक तरफ यूएस के इन्फ्लेशन नंबर्स 40 ईयर हाई के रेंज में है, उसके चलते मार्केट एंटिसिपेट भी कर रहा है कि फेड जो है अपना मॉनेटरी टाइटनिंग जो है और अग्रेसिव करेगा। इस बार के मीटिंग में बताएगा कि मोस्ट प्रोबब्ली 75 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक जो है पॉसिबिलिटी के तौर पे देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट जो है एक दायरे में ट्रेड होते हुए नजर आ रहा है। बट अगर नियर टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखें तो वर्ल्ड बैंक ने ग्लोबल ग्रोथ रेट को डाउनग्रेड किया हुआ है। कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से रशिया के ऊपर और ज्यादा सैंक्शंस की बात चल रही है। चाइना को लेके भी यूएस और चाइना के बीच में भी थोड़ी तनातनी बढ़ी है ताइवान के स्टांस को लेके। तो कहीं ना कहीं गोल्ड और सिल्वर में सेफ हेवन डिमांड जो है नियर टर्म में तो एक पॉसिबिलिटी लग रही है। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है एक बाय ऑन डिप का रणनीति एक बेहतर रहेगा। डॉलर इंडेक्स में भी जो मजबूती हमको देखने को मिल रही है, 104.80 के रेंज में चल रहा है। 10 ईयर यूएस के ट्रेजरी यील्ड्स 2000 हाई के लेवल पे पहुंचे हैं। उसके चलते थोड़ा मार्केट आज गैप डाउन ओपन हुआ है। बट क्योंकि ये निचले स्तर हैं, $1827 के आसपास कॉमेक्स में गोल्ड है, सिल्वर
$21.5 के रेंज में है। तो एक लंबा शॉर्ट सेलिंग का एक अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं लगता है कि बन रहा है इसमें। लोअर लेवल है तो यहाँ पे सेलिंग करना थोड़ा ज़्यादा रिस्की रहेगा। इन्फ्लेशनरी नंबर्स हाई रहने का एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर को हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन के तौर पे देखा जाता है, तो कहीं न कहीं वो सपोर्ट जो है नियर टर्म में देखने को मिलेगा। आज के सत्र में भी मुझे लगता है थोड़ा ड्यूरिंग द डे बाउंस बैक जो है ज़रूर देखने को मिल सकता है सोने और चांदी में। तो जो डे ट्रेडर्स हैं, मुझे लगता है एक डिप पे बाइंग की रणनीति दोनों गोल्ड और सिल्वर में रखनी चाहिए। 50,475 50,500 के रेंज में एक बाइंग रिकमेंडेशन हम गोल्ड में देते हैं। 50,300 का स्टॉप लॉस, 50,800 का टारगेट। चांदी में अगेन और एक 150-200 रुपए की अगर डिप पे चांदी मिलता है तो एक खरीदने का मौका बनता है। 60,000 के रेंज में चांदी खरीदना चाहिए। 59,000 का एक स्टॉप लॉस लगाते हुए 60,600 तक का एक टारगेट जो है देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, तो ये राय आपको यहाँ पर दे दी गई है। सोने और चांदी दोनों में ही खरीदारी के ट्रेड इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। ये राय सुनील की तरफ से निकल कर आ रही है। सोने में 50,800 और चांदी में 60,600 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। उतार चढ़ाव बना है लेकिन काफ़ी मिक्स्ड सा यहाँ पर व्यू निकल कर आ रहा है इस वक्त सोने चांदी की बात करें तो। आगे इस पर और भी चर्चा करेंगे कमोडिटीज़ पर, लेकिन जैसा कि हम आपको शो की शुरुआत में बता रहे थे, मानसून की चाल पर आज हमारी नज़र रहेगी और इस तरह की खबरें आ रही है कि मौजूदा मानसून सीजन में सामान्य से कम बारिश हुई है। इस पर थोड़ा सा एक और अपडेट ले लेते हैं और हमारे साथ इस वक्त IMD के RK जेनामनी जी जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमें देने के लिए 18 स्वदेश को। IMD की जो फोरकास्ट थी मानसून को लेकर, उसके सामने आप किस तरह का प्रोग्रेस देख रहे हैं आप मानसून में? चलिए उनसे वापस से संपर्क जोड़ने की कोशिश करेंगे। तकनीकी थोड़ी गड़बड़ी आ रही है, लेकिन थोड़ा सी एक आपको जानकारी दे देते हैं। जो हमारे पास डेटा निकल कर आ रहा है उसके मुताबिक अभी तक 47% ही बारिश हुई है। 13 जून तक सामान्य से भी कम बारिश यहाँ पर देखने को मिली है। 50.4 मिलीमीटर की तुलना में जो कि फोरकास्ट किया जा रहा था उसके सामने केवल 31.5 मिलीमीटर ही बारिश हुई है, तो काफ़ी कम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर रीजन वाइज बात करेंगे तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सामान्य से करीब 83% कम बारिश हुई है और उत्तर पूर्वी क्षेत्र सामान्य से 2% की वहां पर ज़्यादा बारिश हुई है। लेकिन तो सबसे ज़्यादा जो इस वक्त दबाव देखने को मिल रहा है वो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। एक बार थोड़ा और इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। ये सब जो डेटा अभी निकल कर आ रहे हैं और हमारे साथ वापस से संपर्क जुड़ चुका है IMD से RK जेनामनी जी का। सर थोड़ा लाइन में दिक्कत आ गई थी, आपसे संपर्क वापस हो चुका है। हाँ, सवाल ये था, हम आपसे ये समझना चाह रहे थे कि IMD ने जो फोरकास्ट किया था मानसून को लेकर, उसके सामने किस तरह का प्रोग्रेस देखने को मिल रहा है मानसून में? देखिए जस्ट अभी हम लोग जो है फर्स्ट 2 वीक है मानसून का। नॉर्मली एडवांस फेज में मानसून का जो गतिविधि है ऐसा ही रहता है। कभी कभी स्लो प्रोग्रेस करता है, कभी कभी बहुत फास्ट प्रोग्रेस करता है। प्रोग्रेस कभी कभी हेवी रेनफॉल के साथ होता है, कभी कभी लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल के साथ होता है। तो इस बार जो है प्रोग्रेस नॉर्मल में आ गया था केरला, बाद में जो प्रोग्रेस हुआ स्लो है। और अभी तक जो लेटेस्ट है थोड़ा साउथ गुजरात कोस्ट और महाराष्ट्र का जो काल का जो लाइन था, जैसे मतलब लाइन जो था सूरत एंड देन अप टू ऑल दीज एरिया लाइक मध्य महाराष्ट्र एंड देन पार्वनी फर्दर टू हमारा जो कर्नाटक का था तो तमिलनाडु, अभी यही है। और आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा कवर किया है, लेकिन धीरे धीरे कंडीशन फेवरेबल हो रहा है। तो नेक्स्ट 3-4 दिन में हमारा जो गुजरात का कुछ पार्ट और महाराष्ट्र का बहुत ज्यादा इलाका और उसके साथ साथ आंध्र प्रदेश का, उड़ीसा का, दक्षिणी उड़ीसा का और वेस्ट बंगाल, बिहार, ये सब इलाका कवर करेगा नेक्स्ट 3 to 4 डेज। यही लेटेस्ट है। ऑलराइट, तो 3 to 4 डेज में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ पे जो सिचुएशन है वो फेवरेबल हो जाएगी। बट फिर भी थोड़ा और ज्योग्राफी वाइज अगर समझें तो कहाँ पर लग रहा है, कहाँ पर अनफेवरेबल कंडीशंस दिखाई दे रही है कि देरी? जी देखिए जो लाइन अभी हम जैसे मैंने बताया, जैसे सूरत से नंदुरबार एंड देन आता है पार्वनी और उसके बाद हमारा नीचे होके तिरुपति होके पंडिचेरी है। तो यही है अभी लेटेस्ट जो है। और ईस्टर्न इंडिया में जो है चूपुल से लेकर के जो बेलूर घाट और बे ऑफ बंगाल है। तो वेस्ट बंगाल और
ईस्टर्न बिहार का कुछ हिस्सा कवर हुआ है। तो ये जो जगह में तो बारिश होता रहता है, लेकिन जो मेजर पार्ट जो हम कवर करेंगे नेक्स्ट 3-4 डेज में, वो गुजरात का कुछ हिस्सा है, महाराष्ट्र का जैसे विदर्भ एरिया है या मराठवाड़ा एरिया है, और उसके साथ साथ आंध्र प्रदेश तेलंगाना का कुछ हिस्सा है, उड़ीसा का, दक्षिण उड़ीसा, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल, ये कवर करेंगे, यही बोल रहा था। लेकिन रेनफॉल जैसे मैंने बताया कि प्री मानसून जो जून का जो एरिया कवर नहीं हुआ था, जैसे उत्तर पश्चिम भारत है, मध्य प्रदेश है, काफी ड्राई स्पेल लंबा चला। जैसे अगर बोले तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इसमें तो बिल्कुल बारिश नहीं हुआ है, क्योंकि ना ही इधर मानसून का कोई हम लोग प्रोग्रेस दिया था या हुआ है, और उसके साथ साथ प्री मानसून का भी कोई रेन नहीं हुआ। इसीलिए जब हम ऑल इंडिया फिगर देखते हैं तो उसका वैल्यू जो है डिपार्चर -38% आता है बिलो नॉर्मल। जो एक्चुअल है 27.7 आता है मिलीमीटर, और जो हुआ है वो जो नॉर्मल है वो 45 मिलीमीटर है। तो डेफिशिएंट में चल रहा है अभी जो 12 तारीख तक जो लेटेस्ट आया है। 12 तारीख तक जो लेटेस्ट आया वहां पर डेफिशिएंट चल रहा है। तो सर वहां पर कब तक मॉनसून पहुंचेगा, क्या इसको लेकर कुछ फोरकास्ट किया है आपने? बिल्कुल, हम लोग जो उत्तर पश्चिम भारत और जो मध्य प्रदेश का जो उत्तरी हिस्सा है उसका हम नहीं डिस्कशन कर रहे हैं अभी। मेनली जो गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, इसी जगह पर हम लोग, और पूर्वोत्तर भारत जैसे बिहार और बंगाल, इसी का अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं नेक्स्ट 3 to 4 डेज जो भी है। और देन जैसे धीरे धीरे अभी कंडीशन फेवरेबल होगा देन वी विल टेल, बट अभी कोई इंडिकेशन नहीं है। या जैसे दिल्ली हो, चाहे उत्तर भारत हो, चाहे मध्य प्रदेश का उत्तरी हिस्सा हो, थोड़ा बहुत जो रेन है राजस्थान में काफी ऐसा रेन हुआ है, हेवी भी हुआ है पश्चिम राजस्थान में, वो प्री मानसून ही है। और अभी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली वगैरह जो हीट वेव है वो भी चला जाएगा, क्योंकि 16 तारीख से अच्छा रेन स्पेल मिल रहा है प्री मानसून में। प्री मानसून रेन है 16 से 19 होगा। तो अब मानसून इवन दो आप नहीं करेगा जो सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ इंडिया में, लेकिन प्री मानसून रेन अच्छा होगा 16 तारीख से। जो हीट वेव का कंडीशन जो बना हुआ है वो चला जाएगा, और मेरे ख्याल से 16 के बाद हीट वेव नहीं होगा। और जो दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी वगैरह जो लंबा हीट वेव स्पेल चला उसका भी मतलब ऑलमोस्ट खत्म होगा इस समर का, आगे भी नहीं होगा। 16 से अच्छा प्री मानसून रेन है, 16 से 19 दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, ये सब राज्यों में 1 या 2 जगह पर। ऑलराइट सर, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और अपना व्यू भी शेयर करने के लिए। काफ़ी अच्छा लगा, और आपकी तरफ से जो पॉजिटिव कमेंट्स के निकल कर आए हैं उससे भी कहीं ना कहीं एक कंफर्ट आया है कि फिलहाल घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये प्री मानसून था जहां पर कि थोड़ी डेफिशिएंसी देखने को मिल रही है, लेकिन अगले 3 से 4 दिनों में ये प्रोग्रेस करेगा। 16 जून तक मानसून जो है वो अपनी रफ्तार पकड़ लेगा, और बाकी जो एरियाज हैं उनको लेकर अभी फिलहाल फोरकास्ट नहीं किया, लेकिन वहां पर भी हीट वेव खत्म हो जाएंगे और धीरे धीरे मानसून की रफ्तार वहां पर भी तेज हो जाएगी। इस तरह के बयान निकल कर आ रहे हैं। तो ये जो डेफिशिएंसी का आंकड़ा इस वक्त आ रहा है कि अनुमान से कम बारिश हुई है, उससे इतना ज़्यादा कुछ फिक्र करने की बात नहीं है। आने वाले समय में मॉनसून की जो चाल है वो फेवरेबल होते हुए नजर आएगी। चलिए ठीक है, तो इस कमेंट्स के साथ अब आगे बढ़ते हैं, और चलिए अब कुछ और भी स्ट्रैटेजीज समझ लेते हैं। यहाँ पर अब तपन आपके पास आना चाहेंगे और आपसे राय लेना चाहेंगे कच्चे तेल पर। यहाँ पर मामूली तेज़ी देखने को मिल रही है, कुछ यहाँ पर सप्लाई की चिंता बढ़ते हुए नज़र आ रही है, और उसका असर हम देख भी रहे। ब्रेंट 122 के आसपास कारोबार कर रहा है। यहाँ पर आप क्या ट्रेंड देख रहे हैं कच्चे तेल में, और क्या रणनीति सुझाएंगे? बिल्कुल, कच्चे तेल में अगर हम देखें तो $120 के ऊपर की जो रेंज वो कॉन्स्टेंटली बढ़ाई हुई है, और जो ओवरऑल सप्लाई कंसर्न है वो तो मार्केट में फैक्टर कर रहे हैं। साथों साथ स्ट्रॉन्ग डिमांड भी है, जिस तरह के यूएस की समर डिमांड है और चाइना की तरफ से भी डिमांड बढ़ रही है। ये सारे फैक्टर जो सपोर्ट कर रहे हैं। रिसेंटली जो है कि लीबिया की तरफ से भी एक्सपोर्ट में जो है वो कमी आई है, और ओपेक प्लस नेशंस जो है उनके जो आउटपुट कमिटमेंट्स है वो भी पूरे नहीं हो पा रहे, जिसके कारण और सप्लाई की चिंता बढ़ी है। जिस कारण मुझे लग रहा है ऑयल जो है अभी भी बुलिश रह सकता है। मुझे लग रहा है वापस से 125 से 127 की रेंज जो है क्रूड ऑयल में आ सकती है। तो ओवरऑल ट्रेंड अगर देखें तो बाय एंड की स्ट्रेटजी कंटिन्यू रखनी चाहिए क्रूड ऑयल में। मेरे हिसाब से 9380 के लेवल से क्रूड ऑयल M6 में बाय करना चाहिए। टारगेट ऊपर में 9480 वो ऑलरेडी आ गया है, तो मैं इसको रिवर्स करना चाहूँगा 9570 तक, और स्टॉप लॉस जो है मुझे लग रहा है 9320 का रख के क्रूड ऑयल में बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो कच्चे तेल में यहाँ पर खरीदारी करने की राय तपन की तरफ से निकल कर आ रही है। चलिए छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पर, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद कुछ और भी कमोडिटी स्पेस पर चर्चा करेंगे।
ग्लोबल मार्केट्स में जब भी उठापटक होती है, इंडियन मार्केट्स पर असर जरूर पड़ता है। ट्रेंड अपवर्ड का ही है, डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, मूव अच्छा खासा दिख रहा है। स्टॉक में कैश में बाइंग तो हो रही है, लेकिन क्या स्टॉक के फंडामेंटल्स भी यही कहानी बताते हैं? लगभग 400 रुपए तक का मूव इस स्टॉक में जरूर बनाया होगा। कुछ और स्पेसेस जहाँ पर अच्छी खासी तेजी है। ऐसे ही इन डेप्थ एनालिसिस के लिए जुड़िए मेरे प्रियंका उपलानंद के साथ। ईटी नाउ स्वदेश, बढ़ो देश के साथ। All mutual funds are not equal. Always choose a mutual fund that has power. Where PU stands for funds performance. W for wide investor base. E for years of experience. And R for right-sized AUM. So next time you invest, look for power. 132 years of global experience. Nippon India Mutual Fund. Wealth sets you free. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. हमारे परिवारों को सांस लेने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। अगर हम हवा को शुद्ध रखना चुनेंगे, हमारे आज के बढ़ाए कदम हमारा कल तय करते हैं। HDFC बैंक परिवर्तन आज कार्यरत है एक बेहतर कल के लिए। आप क्या करेंगे? क्या आप कुछ बेहतर करेंगे? कुछ नया बनाएंगे? हमारे डेल टेक्नोलॉजी सलाहकार आपके हुनर को बाहर लाने के लिए जरूरी उपकरण और विशेषज्ञता उपलब्ध करवाते हैं। हमारे परिवारों को सांस लेने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। अगर हम हवा को शुद्ध रखना चुनेंगे, हमारे आज के बढ़ाए कदम हमारा कल तय करते हैं। HDFC बैंक परिवर्तन आज कार्यरत है एक बेहतर कल के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमने सोने चांदी पर आपको रणनीति बताई, कच्चे तेल पे भी बताया, कुछ और भी मेटल्स पर अब बात कर लेते हैं। और आज हम देख रहे हैं मेटल में हल्का दबाव भी देखने को मिल रहा है कुछ कुछ स्पेसेस में। एल्यूमिनियम 220 रुपए के पास है, कॉपर और लेड में भी हम देख रहे हैं कमजोरी है। जिंक हल्की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है, भाव 315 के आसपास इस वक्त दिखाई दे रहा है। जिगर मेटल पर आपसे राय लेना चाहेंगे, क्या व्यू बन रहा है आपका और रणनीति क्या सुझाएंगे मेटल स्पेस में? गुड मॉर्निंग पूजा। सी मेटल्स की अगर हम बात करें तो ये वीक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल अर्ली मॉर्निंग चाइना के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रिटेल सेल्स नंबर्स आएंगे, कल लेट इवनिंग यूएस के फेड का आउटकम आएगा। देन ऑन फ्राइडे अगेन वी हैव यूएस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड रिटेल सेल्स नंबर्स। सो ये सारे इकोनॉमिक डेटा के बीच में मुझे लग रहा है बेस मेटल्स में थोड़ा बहुत प्रेशर रहेगा। डॉलर इंडेक्स में रैली है एंड द फेड फोकस जो है वो फेड पे है, इंटरेस्ट रेट हाइक वो करने वाले हैं यहाँ पे। There is a possibility of 75 basis point, but we are ruling out that. But overall pressure है बेस मेटल्स में अभी भी। हालांकि अगर हम कॉपर की बात करें 3-4 दिनों से लगातार गिर रहा है, मुमकिन है थोड़ा बहुत बाउंस यहाँ पे देखने को मिल सकता है। बट कॉपर हो या एल्यूमिनियम हो, आई एम कंफर्टेबल गोइंग शॉर्ट। सो कॉपर जून कॉन्ट्रैक्ट 763 के आसपास मिले, वन शुड शॉर्ट इट। 766 स्टॉप लॉस लेके चले एंड 757 756 के टारगेट के लिए यहाँ पे कॉपर को बेच सकते हैं। एल्यूमिनियम इज माय सेकंड कमोडिटी, सेकंड पिक। जून कॉन्ट्रैक्ट 223 के आसपास मिले, वन शुड शॉर्ट। 224 का स्टॉप लॉस लेके चले, 221 220 के टारगेट के लिए यहाँ पे भी बिकॉली कर सकते हैं। ठीक है, तो एल्युमिनियम और कॉपर दोनों को ही यहाँ पर शॉर्ट करने की राय इस वक्त
दी जा रही है। सुनील, आपसे नेचुरल गैस पर व्यू लेना चाहेंगे। नेचुरल गैस पर इस वक्त अगर हम नज़र डालें तो वहां पर हल्की तेज़ी देखने को मिल रही है। 680 के आसपास कारोबार कर रहा है नेचुरल गैस भी। यहाँ पर क्या करें, नेचुरल गैस में क्या रणनीति सुझाएंगे आप सुनील? जी, मुझे लगता है एक वोलेटाइल काउंटर है नेचुरल गैस। बहुत एग्रेसिव मूवमेंट हमने देखा हुआ है। रिसेंटली जो टेक्सास के एक्सपोर्ट टर्मिनल में एक्सप्लोजन देखने को मिला था, जिससे यूएस के एक्सपोर्ट के जो नंबर्स हैं वो थोड़े खराब होने की आशंका थी। 2 से 3 हफ्ते तक जो है यूएस शायद एक्सपोर्ट नहीं कर पाया इस एक्सप्लोजन को लेके। तो इस फंडामेंटल फ्रंट पे इस न्यूज़ की वजह से प्राइसेस पे थोड़ा दबाव देखने को मिला था। लेटली ये भी न्यूज़ आया कि शायद स्थिति अभी कंट्रोल में है और जो एलएनजी एक्सपोर्ट है यूएस का वो बहाल हो जाएगा 2-3 दिन में। उसके चलते भाव में फिर से हमने इंप्रूवमेंट देखा था। बट ऑन द अदर साइड देखें तो प्राइसेस ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में थे। अगर हम पिछले लोअर रेट पे देखें तो 350-400 के रेंज में ट्रेड करने वाला नेचुरल गैस तकरीबन 750 तक का हाई बना के अभी 670 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग जो है ड्यू था। जो भी रशिया और यूक्रेन को लेके जो वॉर चल रहा है उसके वजह से जो सप्लाई डिसरप्शन आया या यूएस के एक्सपोर्ट नंबर्स बेहतर होने की वजह से जो सपोर्ट मिला था वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फिजल आउट होते हुए नजर आ रहा है। डॉलर इंडेक्स भी 2011 के हाईस पे पहुंच गया है। तो जितने भी डॉलर डिनोमिनेटेड कमोडिटीज हैं वहां पे दबाव है और ब्याज दरें भी बढ़ रही हैं, बोरोइंग कॉस्ट भी बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटीज में स्लो डाउन आने की भी एक आशंका है, जिसके चलते थोड़ा डिमांड जो है हैम्पर हो सकता है, ऐसा एक अंदाजा है। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है थोड़ा बहुत करेक्शन जरूर देखने को मिल सकता है। 670 और 675 के रेंज में अगर मिलता है तो बेचना चाहिए नेचुरल गैस को। 682 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। पहला टारगेट 660 का रहेगा और दूसरा टारगेट 650 तक का देखने को मिल सकता है। ओके, ठीक है। तो ये राय आपको यहाँ पर नेचुरल गैस में भी दे दी गई है। तपन, आपसे भी जो ग्लोबल सिनेरियो बन रहा है उस पर एक बार आपसे भी व्यू लेना चाहेंगे। अब आज से फेड की 2 दिवसीय बैठक भी शुरू हो रही है। किस तरह के कमेंट्स को आप वॉच करेंगे, कहाँ पर नज़र होगी आपकी, और उसके बाद फिर किस तरह का ट्रेड आप लेने की राय देंगे ट्रेडर्स को कमोडिटी में? लेकिन मार्केट पिछले हफ्ते से 50 बेसिस पॉइंट जो फेड का अनुमान था कि वो रेट हाइक करेंगे उसको डिस्काउंट करते हुए चल रहे थे। लेकिन फ्राइडे का जो इन्फ्लेशन डेटा है उसके बाद मार्केट में एक्सपेक्टेशन बढ़ी है कि 75 बेसिस पॉइंट रेट हाइक हो सकता है और फेड काफ़ी अग्रेसिव हो सकते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाने के लिए। तो इस कारण जो है हमने कमोडिटी प्राइस में मूवमेंट आती हुई देखी है, खास करके डॉलर और बॉन्ड जिसमें हमने जो रैली देखी उसके कारण कमोडिटी प्राइसेस जो है अंडर प्रेशर है। दूसरी तरफ स्टैग्फ्लेशन की भी चिंता है काफ़ी बढ़ रही है मार्केट में, जिस कारण भी जो स्पेकुलेशन है वो बढ़ता जा रहा है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फेड शायद थोड़ा कॉशियस अप्रोच कर सकते हैं आफ्टर रेट हाइक, और ओवरऑल जो उनका कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा आगे के महीने में वो खास ध्यान रखना होगा। 2 महीने के जो होंगे यूएस के वो खास ध्यान रखने में पड़ेंगे, क्योंकि ओवरऑल जो इकोनॉमिक रिकवरी है उसको भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर रेट हाइक का इफेक्ट नहीं हो रहा तो डेफिनेटली ग्लोबल इकोनॉमी है जो रिसेशन की तरफ जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो रिसेशन की तरफ जा सकती है ग्लोबल इकोनॉमी। फेड के जो कमेंट्स आएंगे उस पर नज़र रहेगी। चलिए, ये तो बात हुई नॉन एग्री कमोडिटीज़ की। लेकिन एक बार एग्री कमोडिटीज़ पर आ जाते हैं और क्विकली आपको एक बार राय दिलवा देते हैं जिगर से। जिगर, आप क्विक राय दीजिए एक बार मसाला पर, क्योंकि चौतरफा दबाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कोई एक पिक आपकी तरफ से ट्रेडिंग की रणनीति होगी स्पेस में? जी बिल्कुल। स्पाइस कॉम्प्लेक्स में प्योरली टेक्निकल बेसिस पे मेरा एक कॉल रहेगा जीरे पे। जीरा जून अगर 21,100 पे मिलता है, वन शुड शॉर्ट 21,350 टारगेट, स्टॉप लॉस लेके चले। टारगेट वुड बी 20,700। ऑलराइट, ठीक है। तो ये राय आपको स्पाइसेस में दे दी गई है। चलिए, फिलहाल इस शो में मेरे साथ इतना ही। सभी एक्सपर्ट से हम विदा लेना चाहेंगे। सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तपन और जिगर, आप भाई बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और तमाम कमोडिटी स्पेस पर अपनी रणनीति भी सुझाने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ।